मैं हूं रिजवान नकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग आईकॉन पार्ट 2 के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग उसका चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम और उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। एक ट्रेडर है जो अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बना रहा है। हिज फाइनेंशियल पोजीशन वर गिवन बिलो। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी गई है। पर्टिकुलर्स में देखें तो स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, मोटर वैन, बैंक बैलेंस, ये सारे एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हमें आगे दो कॉलम दिए गए हैं, जनवरी 1 2006 एंड 31 दिसंबर 2006। स्टार्टिंग डेट में जितनी भी अमाउंट्स हैं ये ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं, और ये जो क्लोजिंग वाला कॉलम है, क्लोजिंग डेट वाला कॉलम, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर कुछ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, डॉट 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 कहीं पर लिखा हुआ है, ये डॉट लगे हुए हैं और यहाँ पर भी डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये बैंक बैलेंस को अगर हम डिस्कस करें तो बैंक बैलेंस साल के शुरू में उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, डॉट डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि साल के शुरू में ये हमारा बैलेंस नील था, ज़ीरो था। और इसी तरह अगर हम मोटर वैन को देखें तो मोटर वैन साल के शुरू में मौजूद थी 1900 से, लेकिन साल के एंड पे वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई। 31 दिसंबर को ये डॉट डॉट शो किए गए हैं, मतलब ये मोटर वैन साल के एंड पे मौजूद नहीं थी, ये ख़त्म कर दी गई, सेल कर दी गई, या वैसे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डेप्रिसिएट करके निकाल दिया गया। यानी कि हमें इसकी कोई फिगर यहाँ पर नहीं दी गई, कोई अमाउंट नहीं दी गई। तो आपने ये करना होगा कि जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो जिस चीज़ के सामने ये डॉट लगे होंगे हम वहाँ पर उसकी वैल्यू नील शो करेंगे, या फिर हम उसको वहाँ पर मेंशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके आप जो भी आप मेथड यूज़ कर लें। यानी कि आप बैंक बैलेंस अगर लिखना चाहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो आप वहाँ पर बैंक बैलेंस लिख के उसके आगे जो वैल्यू वाला कॉलम होता है अमाउंट वाला, उसमें आप नील NIL नील लिख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर उसको ऐसे ही डॉट डॉट लगा सकते हैं, या ये भी आप कर सकते हैं कि बैंक बैलेंस को ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में शो ही ना करें जब उसकी वैल्यू ही मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं इन डॉट्स के साथ। आगे देखते हैं एडिशनल डेटा में। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹3000। 3000 रुपये की ड्राइंग्स हैं ड्यूरिंग द ईयर। और डेप्रिसिएट फिक्सचर एंड फिटिंग्स बाय 10%, और 10% हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। आपको याद होगा हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हुए वहाँ पर किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी होती। जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं वहाँ पर हमने चार्ज करनी होती है। इसी तरह हम लोग प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हमने डेटर्स का भी 5% हमने रिड्यूस करना है। इसको मैं पहले पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या होता है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और हम इसको किस में से लेस करते हैं। आज फिर इसको रिपीट करेंगे। एंड अ रिजर्व ऑफ ₹200 ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो है वो अभी हमने लोगों से पैसे वसूल करने होते हैं, उसके लिए भी रिजर्व है, रखना है हमने 200। इट मीन्स के बिल्स रिसीवेबल में से कुछ अमाउंट ऐसी है जो हमें रिकवर नहीं होगी फ्यूचर में, और उस लॉस से बचने के लिए, वो जो हमें लॉस होगा, जो हमारी अमाउंट रिकवर नहीं होगी, वो हमारे लिए लॉस है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग एक रिज़र्व क्रिएट करेंगे और उसकी अमाउंट हम रखेंगे 200 रुपीज़। जिस चीज़ में से रिज़र्व हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसी में से वो रिज़र्व माइनस किया जाएगा, उसी अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि अगर हम डेटर्स का कोई रिज़र्व क्रिएट कर रहे हैं तो वो डेटर्स में से माइनस होगा, और अगर हम लोग बिल्स रिसीवेबल से कोई रिज़र्व क्रिएट कर रहे हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस होगा। ठीक है, ये इसका डेटा है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। सोल्यूशन में हमें सबसे पहले तो इस बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हमें इसकी ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। आगे इसकी डिटेल्स आपको पता है, हम लोग इसमें क्या लिखने हैं आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, और अगर नहीं याद तो आप इसको CDA ऑयल के नाम से आप इसको सेपरेट लिख के आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे शुरू वाले जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, तो उसको डिटेल में देखें कि याद करने का तरीकाकार क्या होता है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम लोग यहाँ से हम लोग ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे, और एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग के नाम से हम बनाएंगे जहाँ से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं। हमें क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है,
और वो अगर नहीं मौजूद तो हमें वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, क्योंकि उन दोनों कैपिटल्स के बगैर हमारी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये कंप्लीट नहीं होती, और ये कंप्लीट नहीं होगी तो हम प्रॉफिट या लॉस मालूम करने में नाकाम रहेंगे। तो उसको हमें ये प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए हमें दोनों कैपिटल कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, पहले हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर सकें। ठीक है जी। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन का डेटा गिवन था, उस डेटा से आप देखते जाएं और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट करनी है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले हमें ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ लिखना होंगी, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एसेट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो एसेट लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर, उसको हम लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। इसके अमाउंट्स जो है वो बाद में हम दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बाद लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड के बाद लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है, तो उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट होते हैं। रिसीवेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ रिसीवेबल है वो एसेट्स में आती है। फिक्सचर एंड फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। इसके बाद लिखा हुआ है मोटर वैन, मोटर वैन। मोटर वैन के बाद है बैंक बैलेंस। अब देखिए बैंक बैलेंस के सामने अगर आप देखें तो वैल्यू नील लिखी हुई है, जीरो लिखी हुई है, तो आप बैंक बैलेंस को यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। ठीक है। बैंक बैलेंस हम यहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं लिख रहे। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू है 16,700। ठीक है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 15,400, और उसके बाद सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है, डेटर्स की सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट हमें दी गया है, ओपनिंग जो डेटर्स हैं 11,200, और उसके बाद है कैश इन हैंड, वो है 250 रुपीज़, और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, उसकी अमाउंट है 19,200, और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हमें दिए गए हैं 16,000, और 16,000 के बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं 1,500, और उसके बाद है मोटर वैन 1,900, और बैंक बैलेंस हमने लिखा ही नहीं। ठीक है जी। अब हम टोटल करते हैं इनका, एसेट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। एसेट साइड का टोटल करें 47,550 रुपीज़, यही टोटल आप यहाँ पर ले आएँ, और ये एसेट्स के टोटल में से आप ये दोनों लाइबिलिटीज़ जो हैं वो माइनस कर दें। माइनस करके अमाउंट चेक करें तो बाकी बचेगी 12,950 रुपीज़। ये जो बाकी रकम बची है ये हमने यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिख दी, और यही है हमारा कैपिटल, और ब्रैकेट में हम इसके लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ चुका है, और इसके ऊपर आपको याद होगा कि ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं ये आपने लाजमी लिखनी है, और इस लाइंस में सबसे पहले आपने उस मिस्टर का नेम लिखना है। इस क्वेश्चन में हमें मिस्टर का नेम नहीं बताया गया, जस्ट ट्रेडर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ट्रेडर ही लिख देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं 1 जनवरी 2006। ये ओपनिंग डेट थी हमारी, और ओपनिंग डेट थी, और ये ओपनिंग एसेट्स हैं, ये ओपनिंग लाइबिलिटीज़ हैं, लिहाजा ये जो कैलकुलेशन हमने की है, बैलेंसिंग फिगर मालूम किया, ये भी हमारा ओपनिंग कैपिटल बन गया। अब चलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं सेम इसी तरह। सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं मिस्टर ट्रेडर, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और 31 दिसंबर 2006, ये हमने इसकी क्लोजिंग डेट मेंशन की। अब यहाँ पर जो एसेट्स आएंगे वो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज आएंगे। क्लोजिंग एसेट्स सबसे पहले लिखते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू हमें बताई गई है 18,100। ठीक है। अब स्टॉक इन ट्रेड के बाद लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसको हम लाइबिलिटी साइड पे लिख लेते हैं,
सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू देखें तो हमें बताई गई है 19,200, ठीक है। अब इसके बाद 19,200, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स हैं, तो सन्ड्री डेटर्स को हम एसेट साइड पे लिखेंगे। इसको हम एस डेटर्स लिख देते हैं ताकि हमारा थोड़ी सी जगह बढ़े। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू हमें बताई गई है 10,600। इसको हमने बाहर लिखा क्योंकि इसमें से हमने एक रिजर्व क्रिएट करना है, वो हमने इसमें से माइनस करना है। रिजर्व की कैलकुलेशन आपको इसके नीचे ही कर लें। 10,600 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट रिजर्व था, 5%, डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, 530 रुपीज़। तो 10,600 में से 530 माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट चेक करें बाकी कितनी बचती है। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 10,070 रुपीज़, ठीक है जी। सन्ड्री डेटर्स के बाद हम लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड की वैल्यू हमें बताई गई है 1400। कैश इन हैंड के बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हमें बताई गई है 5,000। तो हम इसको भी बाहर लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कहा गया था कि इसका भी एक रिजर्व कैलकुलेट करना है हमें। तो वो रिजर्व कितना है, 200 रुपीज़, वो इसमें से माइनस कर देंगे आप। तो 5,000 में से आप 200 माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 4,800, ठीक है। इसी तरह आप रिजर्व्स के बाद, बिल्स रिसीवेबल के बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में फिक्सचर एंड फिटिंग्स की। आप क्लोजिंग वाली वैल्यू देखें तो वो है 1500, ठीक है। इसमें इसको मैंने बाहर लिखा है और इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताई गई थी कि आपने 10% लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 150 रुपीज़। तो 1500 में से 150 माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट चेक करें कितनी बचती है। रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 1350 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह फिक्सचर और लास्ट हमारा जो रह गया है एक एसेट, उसका नाम है बैंक बैलेंस, ठीक है। बैंक बैलेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2900। देन ये सारे एसेट्स हमने लिख दिए और लाइबिलिटीज़ जितनी थी वो भी हमने लिख दी। लाइबिलिटीज़ में आप देख रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में लिखा था लेकिन क्लोजिंग में मौजूद नहीं है। जिन चीज़ों की वैल्यूज़ मौजूद नहीं थी तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं की। अब आप क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास बाकी कैपिटल कितना बचता है। तो एसेट साइड का टोटल करें तो 38,620 रुपीज़ आएगा टोटल, ठीक है। इसी टोटल को आप लाइबिलिटी साइड पे लें और इसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस करें। 38,620 माइनस 19,200, तो रिमेनिंग अमाउंट चेक करें तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 19,420 रुपीज़, ठीक है। ये जो रकम बची है इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कैपिटल है। कैपिटल और ब्रैकेट में हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आया है ये हमारा कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये हमने यहाँ पर सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोजिंग वाले लिखे थे, ऊपर डेट भी हमने क्लोजिंग वाली मेंशन किया, लिहाजा ये जो कैपिटल कैलकुलेट हुआ है ये भी क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपके पास दोनों कैपिटल आ चुके हैं, अब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 19,420 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना होता है, ऐड ब्राइंस। ब्राइंस की अगर आप वैल्यू देखें तो क्वेश्चन में आपको गिवन थी 3000, ठीक है। तो 3000 जो है इसको आप 19,420 में ऐड करें तो टोटल आपके पास आएगा 22,420 रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब ये इसके बाद हमने ड्राइंग्स के बाद हमने इसमें से लेस करना था एडिशनल कैपिटल, लेकिन एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया, लिहाजा हमारी यहीं पर ये जो स्टेटमेंट है ये हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड
कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2006। ठीक है, हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने लेस करना होता है इसमें से ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, अगर आप जाके देखें तो 12,950 रुपीज़ उसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो 12,950 रुपीज़ जो है ये उसमें से माइनस करें और रिमेनिंग अमाउंट चेक करें वो कितने बचती है। तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी आपके पास 9,470 रुपीज़। ठीक है, ये जो 9,470 रुपीज़ है ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2006। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है 9,470 रुपीज़। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट में इसमें पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अगर समझ ना आई तो पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सोल्यूशन आएगा उसका यहाँ पर, तो आपको वो फ़ौरन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।